चलिए, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईस्ट एशिया में हम अपना मेजर चंक कंप्लीट कर चुके हैं। हमने चाइना और उससे एसोसिएटेड जितने भी रीजन्स थे वो सारे कवर कर लिए। रीजन्स जब मैं कहता हूँ, हमने हांगकांग, मकाओ, तिब्बत, मंगोलिया, ताइवान, ये सारा कंप्लीट कर लिया है। हमने बहुत से कॉन्सेप्ट्स, बहुत से फिनोमेनास इस अभियान में सीखे हैं। आज हम डिस्कशन सेशन के वाया आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम चाइना को एक बड़ा रीजन मानते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल डायनामिक्स में वो एक लीडिंग पोजीशन रखता है आज की डेट में। मतलब वो विश्व को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में आज हम जो क्वेश्चन आंसर्स असाइनमेंट्स में दिए होते हैं उनके वाया प्रोसीड करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि हम लेक्चर को और गहराई से समझेंगे, ब्यूटिफिकेशन करेंगे। ओके, हम क्वेश्चन आंसर्स के वाया डिस्कशंस करेंगे। क्वेश्चन पहला है, What did the bamboo curtain refer to? How has China changed with regards to its bamboo curtain? तो दो सवाल इसमें पूछे गए हैं। सिंपली आप बताइए कि इसकी रेफरेंस किस कॉन्टेक्स्ट में है, और दूसरा, कैसे चाइना बदला अपने बैम्बू कर्टन की नीति के संदर्भ में। How has China changed with regard to its bamboo curtain? अगर मैं रोज़ ऐसी राइटिंग लिखूँ तो कितना अच्छा लगे, है कि नहीं। इससे ये तो प्रमाणित है कि राइटिंग तो हम बहुत अच्छी लिख सकते हैं, लेकिन वही है कि क्रिएटिव आदमी उतना ज़्यादा जाता नहीं ब्यूटिफिकेशन में। ओके, चलो, बैम्बू कर्टन सबसे पहली चीज़ चाइना के द्वारा लगाई गई, इम्पोज की गई रिस्ट्रिक्शन थी। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन थी। किस तरह की रिस्ट्रिक्शन थी? चाइना माओ जेडोंग के टाइम पर एक स्ट्रिंजेंट पॉलिसी फॉलो करता था, जिसका बेस था कम्युनियन सिस्टम, जिसका आधार था कम्युनियन सिस्टम। सो कम्यून बनाए गए थे। जब हम कम्यून बनाते हैं तो हमने एरियाज़ को डिवाइड किया, अर्बन और रूरल। अर्बन और रूरल में इन दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकॉर्ड की। अर्बन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बूस्ट करना, और नेचुरली वहाँ पर नॉन एग्रीकल्चरल वर्क होंगे। लेकिन ये सफल नहीं हो सकता था अगर रूरल एरिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल ना करे, और उसकी ज़िम्मेदारी थी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना अर्बन एरिया को। रॉ मटेरियल में दो चीज़ें आती हैं, एक तो एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल, दैट इज़ एग्रीकल्चर, तो अच्छा एग्रीकल्चर होना चाहिए, और दूसरी चीज़ कच्चा माल भेजना, जिसके तहत बैकयार्ड फर्नेसेस लगवाई गई थी किसानों के पास। जब हम एग्रो बेस्ड की बात करते हैं तो इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि शहर जो कि अब नॉन एग्रीकल्चर हो जाएंगे, उनके लिए प्रचुर मात्रा में एग्रीकल्चर भी उपलब्ध हो, ताकि भोजन की कमी ना आए। ये रूरल एरियाज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके तहत फ्री मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया। फ्री मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया, और जो रूरल एरिया में लोग हैं उन्हें कम्यून में कन्वर्ट किया गया। उनके फार्म्स कलेक्ट कर लिए गए, जिसे हम फार्म्स कलेक्टिवाइजेशन कहते हैं, और फैमिलीज़ को कम्यून में, कम्युनिटी में बदल करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगाई गई कि ये टारगेट्स हैं जो आपको प्रोडक्शन में अचीव करने हैं। अगर लोग फ्रीली मूव करते, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते, तो हो सकता है कि वहाँ पर उन्हें ऐसा महसूस होता कि हम यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना अनाज उगाने की क्षमता नहीं, पर सरकार हमें प्रताड़ित कर रही है कि उगाओ। ऐसे में हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, हमें बच जाना चाहिए। या फिर बहुत से युवा ऐसा सोच सकते थे कि हमें शहरों की ओर जाना चाहिए, वहाँ रोज़गार की बेहतर उपलब्ध सुविधाएं हैं। समाज ये सोच सकता था कि हम गांव के स्तर पे हर तरह के रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, फिर भी अर्बन लाइफ में हमसे बेटर लिविंग स्टैंडर्ड वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं वहाँ जाना चाहिए।
ऐसा कोई भी विचार अगर रखा जाता, गरीबी से परेशान होके, सूखे से, दुर्भिक्ष यानी कि फैमिन से परेशान, बीमारियों से परेशान, या बेहतर जीवन की कल्पना करते हुए, ओके, एस्पिरेशन फॉर द बेटर लाइफ, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए अगर लोग उन एरियाज़ में सीमित ना रहते और वो उन्हें फ्री मूवमेंट के अधिकार होते, तो माओ का कम्यून सिस्टम तो सफल ही ना हो पाता, ऐसा माओ को लगता था। क्योंकि ये ज़रूरी है कि जितने लोग तय किए गए हैं एक कम्यून के लिए, उतने परिवार, उतने लोग उस कम्यून तक सीमित रहें, तभी वो अपने औजार, अपना श्रम, अपनी लेबर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, खेतों में काम कर पाएंगे। और अगर ये नहीं होगा तो फिर कम्यून सिस्टम फेल हो जाएगा। अदरवाइज़ जो टारगेट्स दिए गए हैं फिर उनका मतलब ही क्या? जो ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है कि कम्यून से इतना रिकवर करना है, तो उसका फ़ायदा ही क्या? फिर दूसरी तरफ ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि विदेशी शक्तियाँ ये प्रयास करेंगी कि आपके सिस्टम में खामियां निकाली जाएं, लोगों को भरमाया जाए और स्टेट के अगेंस्ट उन्हें खड़ा किया जाए। उसके लिए वो क्रांतिकारियों को पैदा कर सकते हैं, रिफॉर्मिस्ट पैदा कर सकते हैं, लोगों में अफवाहें फैला सकते हैं। इसके लिए लोगों का देश से बाहर जाना भी रोका गया। तो बैम्बू कर्टेन, एक तरह का एक ऐसा कर्टेन, एक पर्दा आप जिसे कह सकते हैं, वो लगाया गया। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि घरों के आसपास बैंत की बनी हुई चटाइयाँ लगा दी जाती हैं। पहले कुटियाँ हुआ करती थी, आश्रम हुआ करते थे। आज भी आप देख सकते हैं कि भाई जो एमएलए एमपीओ के घर रहते हैं उनकी कंपाउंड वॉल पर वो लगी रहती है चटाइयाँ हरे हरे रंग की। तो इस तरह से बैम्बूज़ को काट काट करके उनकी ये वॉल्स बना देना, जिनके आर पार अगर ध्यान से देखो तो चीज़ें दिखती भी हैं, जो वॉइड स्पेसेस हैं। तो दीज आर द बैम्बू कर्टेन्स। फिजिकली तो यही बैम्बू कर्टेन है। पॉलिसी वाइज जो मैंने आपको अभी समझाया, तो सिंपल एस्पेक्ट है कि बैम्बू कर्टेन्स का पर्पस इंटरनली यानी कि इंट्रा कंट्री और एक्सटर्नली यानी कि इंटर कंट्री, इंट्रा नेशन और इंटरनेशन मूवमेंट पर रोक लगाई गई थी लोगों के। इंटरनेशन, और अभी मोबाइल चला देंगे कोई बात नहीं, और इंट्रा नेशन मूवमेंट पर रोक लगा देना, यही बैम्बू कर्टेन था। लोगों को एक कंटेन्ड एटमॉस्फेयर में रखा गया, उनसे डिज़ायरेबल जॉब्स करवाई गई जो स्टेट चाहता था, चाहे वो अर्बन एरिया में रह रहे इंडस्ट्रियलिस्ट थे या वर्कर थे, चाहे वो रूरल एरिया में रह रहे फार्मर पीजेंट्स ग्रुप्स थे। और इसी की वजह से उनके मुक्त रूप में आवागमन को, कहीं भी जाकर के सेटल होने को, रहन सहन को रोका गया। ये अपने आप में ही अधिकारों का हनन है सही मायने में, तो इसे बैम्बू कर्टन कहा गया। इतनी बात समझ में आई। तो व्हाट डिड द बैम्बू कर्टन रेफर टू, अब आप समझ चुके हैं। दूसरी चीज़, हाउ हैज़ चाइना चेंज्ड विद रिगार्ड टू इट्स बैम्बू कर्टन। आप सब जानते हैं कि 1970 के आगे, 1971, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 5 से 6 साल का समय रहा जब चाइना इस मोड में था कि वो ये डिसाइड करे कि उसे फर्दर किन पॉलिसीज़ के साथ प्रोसीड करना है। क्या उसे उन्हीं आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज़ में रहना है, इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, मार्क कंट्रोल्ड इकोनॉमी या मार्क कमांड इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में जीना है। कंट्रोल्ड और कमांड इकोनॉमी वन एंड द सेम थिंग है, मैंने दोनों नाम लिए ताकि दोनों नाम आगे आएंगे, आप कंफ्यूज ना हो। क्या उसे उसी के साथ जीना है? क्या वो विश्व भर में अपने लोगों का जाना आना और बाहर से लोगों का विश्व में, यहाँ चीन में आना आगे रोके रख सकता है? क्या लोगों को इसी तरह से चीन में भी दबाया जा सकता है सेनाओं का प्रयोग करके, शक्तियों का प्रयोग करके? ये सब विचार जब चीन के मन में आए तो उन्होंने ये तय किया कि हमें अर्थव्यवस्था के रूप में आज़ादियाँ देनी होंगी, हमें लिबरल पॉलिसीज़ अपनानी पड़ेंगी, रिफॉर्म्स अपनाने पड़ेंगे। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्मलैंड सिस्टम के तहत उतनी फ्रीडम नहीं बचती किसानों के पास कि वो ये डिसीजन मेकिंग कर सकें कि किस तरह की फसलें उगानी हैं, किस तरह से खेतों को तैयार करना है, क्या टारगेट्स रखने हैं प्रोडक्शन के और कैसी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। और ये एक्सपर्ट जॉब किसानों की ही है तो उन्हें ही करने दी जाए। दूसरी तरफ किसान नॉन एक्सपर्ट हैं किन्हीं भी तरह की स्टील या आयरन बनाने के लिए, उन पर इस तरह के दबाव ना बनाए जाएं कि वो ये चीज़ें प्रोड्यूस करें।
बैकयार्ड फर्नेसेस में अपने औजार, अपने एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, घरों के बर्तन, इनको गला करके अगर वो लोहा बना भी लेंगे तो वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने वाला नहीं है। तो इस तरह के दबाव ना बनाए जाएं। शहरों के स्तर पर अब ज़रूरत है कि हम टेक्नोलॉजी को फेच करें दुनिया भर से। ज़रूरत है हमारे यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो वर्ल्ड लेवल पर। हम चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आएँ, इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर आएँ, और हम ये चाहते हैं कि गाँवों में बस रहे या फिर छोटे शहरों में बस रहे या पिछड़े इलाकों में बस रहे हमारे जो चीनी वासी हैं, वो उन इंडस्ट्रियलिस्ट को एक ल्यूक्रेटिव चीप लेबर ऑफ़र करें, जिसके कारण वो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आएँ। इसके लिए हमें लोगों को मूवमेंट का अधिकार देना पड़ेगा, हमें बैम्बू कर्टेन जैसी रिस्ट्रिक्शंस उठानी पड़ेंगी। अगर कंट्री साइड एरिया से, पेरिफेरल रीजन से लोग मूव करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसी जगहों पर या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन्स कह लीजिए, उन पर नहीं पहुँचेंगे तो अल्टीमेटली हम इन्वेस्टर को क्या ही ऑफ़र कर रहे हैं। वो अगर चीन में निवेश करता है तो उसका बड़ा कारण यही है कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल चाहता है और सस्ती लेबर चाहता है। इसके लिए हमें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह के पलायन के अधिकार देने पड़ेंगे। ओवरऑल ये माना गया कि इंटरनली और एक्सटर्नली जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन द मूवमेंट, वो हमें लिफ्ट कर देनी चाहिए। अदरवाइज़ चीन विश्व भर के साथ प्रगति में तालमेल नहीं मिला पाएगा। और चीन जिस विचारधारा को लेकर के चला है, साम्यवाद जिसे कम्युनिज़्म कहते हैं, चीन के पतन के साथ ही उस विचारधारा का भी पतन हो जाएगा। अगर किसी विचारधारा को जीवित रखना है तो ये ज़रूरी है कि जिस धड़े ने उसे बनाया, जिसने उसको विकसित किया, वो पहले जीवित रहे, उसके साथ ही वो विचारधारा भी आगे बढ़ेगी। या जो लोग उसे मान रहे हैं उस विचारधारा को, वो लोग बने रहें। हो सकता है वो धड़ा ख़त्म हो जाए, आगे की पीढ़ियाँ माने वो बने रहें। इसके लिए विचारधारा से प्रेरित एक राष्ट्र यहाँ पर चीन है, तो चीन का बने रहना बहुत ज़रूरी है अगर वो विश्व भर में कम्युनिज़्म को ज़िंदा रखना चाहता है, जिसके आधार पर वो दुनिया को अपने साथ जोड़ना चाहता है। अगर वो कम्युनिज़्म की विचारधारा से लोगों को चीन से जोड़ना चाहता है तो पहली ज़रूरत तो यही है, कम्युनिज़्म ज़िंदा रहे। और कम्युनिज़्म ज़िंदा तभी रहेगा जब चीन ज़िंदा रहेगा, ये ज़रूरी था। इसलिए चीन ये मानता था कि हमें रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, हमें बनते बदलाव करने पड़ेंगे। वही बनते बदलावों के तहत ही बैम्बू कर्टेन की नीति को उठा लिया गया और उन बदलावों में बड़ा बदलाव, मुख्य बदलाव, द मेजर एंड द प्राइमरी चेंज वो यही था कि उन्होंने अपने इकोनॉमी को ओपन करना शुरू किया विश्व भर के लिए, और राष्ट्र में भी लोगों के आवागमन पर लगी हुई अनर्गल रोक जो थी वो उठा दी कंप्लीट। तो ये बहुत सरलता से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ, चैप्टर पढ़ना एक बात होती है। पहले तो जब आप लेक्चर सुनते हैं वो एक चीज़ है, फिर उसके बाद जब आप चैप्टर रीड करते हैं वो आपकी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग बनती है कि आपने जो अब तक रिसीव किया आपने उसे कितना समझ लिया। दैट इज़ अ स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तब आप इस पॉइंट पर होते हैं कि आपने जो रिसीव किया, आपने जो अंडरस्टैंड किया, आप उसे कंक्लूड करने में कितने कैपेबल हैं। कंक्लूजन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ में एज अ सेल्फ लर्निंग आपकी जो आत्म शिक्षा के रूप में आपके साथ हमेशा चलेगा, नौकरियों में, जीवन में, सेवाओं में, वो आपके निष्कर्ष चलेंगे, आपकी कंक्लूजन्स चलेंगे। आपने कार्ल मार्क्स पढ़ा, आपने गांधीयन सोशलिज्म पढ़ा, आपने यूरोप का फैबियन सोशलिज्म पढ़ा, या चलिए आपने केमिस्ट्री पढ़ी, फिज़िक्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी पढ़ा, ये हुआ आपका वो दौर जिस दौर में आप चीज़ों को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। यू आर एक्सप्लोरिंग द थिंग्स, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अंततः आपके निष्कर्ष, आपके कंक्लूजन्स ये बताते हैं कि आपने समझा क्या। आपने जो समझा, मैं दावा करता हूँ आपके साथ वही चलना है, वही रिफ्लेक्ट करेगा कि आपके लर्निंग के फेज़ कितने डीप थे, आपके अध्ययन का काल कितना गहरा, कितना मजबूत, कितना सशक्त था। वो इसी पे निर्भर है कि आज आपकी अभिव्यक्ति कितनी है, एक्सप्रेशन कितना है,
और वो एक्सप्रेशन नहीं है अगर भीतर कोई निष्कर्ष नहीं है, कोई कंक्लूजन्स नहीं है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स बस इतना सही करते हैं। और मैं मानता हूँ अभी हम करेंगे, आप देखेंगे एक सिंपल से सेशन का ही पार्ट होता है, एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर जाना। एक सेशन में हम बड़े इजीली कर जाएंगे। मैं इवन बहुत कंफर्टेबली चल रहा हूँ और आपसे बातें भी कर रहा हूँ, इतने में आप देखेंगे बड़े आराम से हो जाएगा। तो किसी भी स्टूडेंट का ये कोई टाइम नहीं लेते हैं। अगर स्टूडेंट नियत से तैयारी में है, तैयारी अगर किसी तरह का कोई एक बोझ है या फिर कोई ड्यूटी टाइप है या कोई ऐसा टारगेट टाइप है कि 4 घंटे की तैयारी है या 8-10 घंटे की, फिर इसके लिए समय हमेशा कम ही पड़ेगा। व्यक्ति निष्कर्षों पे जाने की बजाय व्यक्ति इन प्रबंधों की ओर जाएगा कि 2 घंटा इसको देना था दे दिया, 1 घंटा उसको देना था, 3 घंटा उसको देना था। ये घंटेबाजी नहीं बचेगी कल को। बचेगा अगर कुछ तो वो जो आपकी समझ है। पेपर में ना तो घंटे के बारे में पूछा जाता है, ना ही कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन वहाँ पे हम बैठे होते हैं घंटे। पूछ भी किसी से यही रहे होते हैं कितने घंटे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बजाओ फिर घंटे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? SEZ माने स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो सीधा पूछ लिया है कि क्या है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, क्या है। वेयर वुड वी फाइंड देम इन अ चाइना? तो अगले में पूछ लिया है कि कहाँ पर मिलेंगे, वेयर, चाइना में कहाँ मिलेंगे। वाई आर दे लोकेटेड, वेयर दे आर लोकेटेड। तो ये यहाँ क्यों हैं जहाँ ये हैं। 3 सवाल हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, ये चीन में कहाँ है, और जहाँ है वहाँ क्यों है। चलिए, हमने इसके बारे में तो पढ़ा ही था। देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के पीछे भारत ने भी बनाए हैं, चीन ने बनाए हैं, भारत ने भी बनाए हैं, दुनिया भर ने ये बनाए हैं, ऐसी बात नहीं। मेन उद्देश्य क्या रहता है इसके पीछे? देखिए, आप मूल रूप में फंडामेंटली जो एक सोसाइटी है, फंडामेंटली जो एक सोसाइटी है वो एक संकल्प से स्थापित हुई है। समाज ने एक संकल्प ले रखा है जो उसकी आगे जाके विचारधारा बन जाएगी कि हम श्रम को इतना सम्मान देंगे, लेबर को हम ये रिस्पेक्ट अकॉर्ड करेंगे, हम समानता के साथ आगे बढ़ेंगे नागरिकों में, हम वेल्थ को कंसंट्रेट नहीं होने देंगे। जो स्टेट है सारी वेल्थ उसको अकॉर्ड होती है, उसके वाया सब नागरिकों की ही हुई, वो पब्लिक ही कस्टडियन होगी इन सब की। मौलिक अधिकार ये होंगे लोगों के, राज्य की शक्ति की भी कोई सीमाएं होंगी, स्टेट पावर एक लेवल तक लिमिटेड ही रहेगी जब बात नागरिकों के अधिकारों की आएगी। इन तमाम संकल्पों से एक समाज अपने लिए व्यवस्था बनाता है, जिस व्यवस्था को ही हम राज्य कहते हैं, द स्टेट। इसी तरह से तो स्टेट टू स्टेट्स का नेचर बदलता रहता है ना। जैसे किसी घर के कुछ विचार होते हैं, दूसरे घर के दूसरे होते हैं। किसी घर के बच्चे आके कहते हैं हमारे घर में ये सब अलाउड नहीं है, दूसरे घर के बच्चे कहते हैं हमारे घर में ये अलाउड है। क्योंकि उस घर में जो परिवार है, माने कि वहाँ का समाज जो है, उसके संकल्प और उसी की विचारधाराएं दूसरे घर के परिवार से अलग हैं। तो इसलिए दोनों घर की व्यवस्थाओं में प्रकृति में अंतर आ गया। तो इसी तरह से वर्ल्ड लेवल पर जो स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, इंडियन स्टेट है, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द स्टेट ऑफ बांग्लादेश, स्टेट ऑफ चाइना, ऑल द स्टेट्स आर देयर, द स्टेट ऑफ अमेरिका, स्टेट ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। सभी स्टेट्स जो हैं उनके भीतर जो उनका समाज है, समाज के संकल्पों को, उनकी विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करते हैं। और अधिकतर इसके लिए जो डॉक्यूमेंट होता है वो संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब द रिटन कोड ऑफ द सोसाइटी, जिससे सोसाइटी चल रही है। जब संविधान नहीं थे तब भी भारत में बहुत सारे कोड थे। एक कोड जिसकी अक्सर बात होती रहती है, द सिविल कोड ऑफ मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, बहुत सारी स्मृतियां हैं ऐसी। ऑल आर द कोड्स जिनसे समाज चलता है। तो समाज एक व्यवस्था बनाता अपने लिए, वह राज्य है। लेकिन अब हो क्या जाता है, जब आप बदलते समय में खुद को देखते हैं तो अब आप अकेले एक समाज के रूप में नहीं हैं, आपके इर्द गिर्द और भी बहुत से समाज हैं। तो होता यह है कि उन समाजों ने कुछ तरीके अपना लिए
जो बड़े प्रोग्रेसिव होंगे और वो विकसित होने लगे। आपने शायद वो नहीं अपनाए तो आप उतने विकसित नहीं हो रहे। ऐसे में फिर हमें ये समझ आने लगता है कि वो लाभ, वह विकास, वह बेहतरी हमारे समाज के लोगों को क्यों ना मिलनी चाहिए। वो किताबें, वो तकनीक, वो लैपटॉप, वो कंप्यूटर, वो मोबाइल, वो यातायात के बेहतर सुगम साधन, अच्छा स्वच्छ जल, बेहतर शहरी जीवन, कंफर्ट ऑफ द लाइफ मिलना चाहिए, हमारे समाज के लोगों को मिलना चाहिए। समाज ही इसकी मांग पैदा करता है और राज्य पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टेट ऑल द टाइम ये सोचता रहता है कि कैसे दिया जाए, लेकिन उसमें हमेशा उसके आड़े, उसके रास्ते आ जाती हैं जिन मूल विचारों से, जिन मूल संकल्पों से समाज चला था। तो समाज की वो मूल विचारधारा, वो मूल संकल्प आ जाते हैं तो भय पैदा होने लग जाता है कि कहीं हमारी प्रकृति बदल ना जाए, हम बदलाव करें, है ना। अक्सर आप देखेंगे कि ये मैं वैसे एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, पर आप ज़्यादा इसे उतना सीरियस ना लें, पर बात समझा देगा। मोस्टली लड़कों के केस में होता है, बाल कटवाने जाते हैं तो ये टेंशन ऑल द टाइम रहती है कि कहीं इतने भी ना कट जाएं कि लुक पूरी चेंज हो जाए, और दूसरा कहीं इतने भी कम ना कटे कि पता ही लगे कि कटवाए भी। ये इनमें कश्मकश हमेशा रही है। जब भी जाते हैं, पता कर लेना आप इनसे, तो कई बारी ज़्यादा ही चेंज करवा के आए थे, सारे कहते ले अभी इकट्ठा ही करा दिया अब। और कई बारी बिल्कुल भी सारे कहते पता ही नहीं लग रहा तेरा तो क्या करा के आया। मतलब ये वही संघर्ष है कि थोड़ा बदलाव चाहिए भी, लेकिन जो मूल है उसे निरंतर बनाए भी रखना है। तो समाज में ये डर रहता है कि कहीं हम बदलावों में, परिवर्तनों में इतने ना चले जाएं कि मूल से ही बदल जाएं, राज्य की प्रकृति ही बदल जाए। फिर ये समझ ही ना आए कि अब हम कौन सा समाज हैं, कुछ और तो नहीं हो गए। इसके फिर कई उपाय निकाले जाते हैं, कई तोड़ बनाए जाते हैं। जैसे आपको जब प्रगति करनी है तो उसमें जब हम मॉडर्न मल्टीनेशनल कंपनीज़ के कल्चर की बात कर रहे हैं, जिसे न्यू कैपिटलिज्म भी कहा जाता है, वो सीधे सीधे कुछ चीज़ों पर बेस्ड है। उन सभी कुछ चीज़ों के आधार में एक ही कॉन्सेप्ट है, लागत को कैसे घटाया जाए, खर्चे को कैसे घटाया जाए। खर्चा घटाने की सीधी तरीके ये हैं कि जो भी आप पर जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों कारण जो भी आपके दायित्व हैं, आपके खर्चे बढ़ेंगे, उससे वो जिम्मेदारियां घटा दी जाएं, आपकी उन जिम्मेदारियों को घटा दिया जाए। दूसरी तरफ जो भी आप पे कर रहे हैं, जिनकी भी सेवाएं ले रहे हैं, उसमें आपको स्वतंत्रता दे दी जाए कि आप ब्रेक करें डील अपने लेवल पर। बहुत ज़्यादा मानवीय विचारों को या बहुत ज़्यादा नैतिक चीज़ों को आपको ना ढोना पड़े। सीधे सीधे जो डिसीजन है वो प्योरली इकोनॉमिक ही हो जाए तो कोई बात नहीं, प्योरली मर्चेंटाइल डिसीजन हो जाए तो कोई बात नहीं। इस तरह की छूट अब हमें देनी है उद्योगपति को, वो तभी आएगा अगर ऐसा माहौल देंगे। लेकिन ऐसी छूट, ऐसा माहौल जब हम दे रहे हैं तो सीधा सवाल पैदा होता है, समाज अपने आप से सवाल करता है कि क्या हमने खुद को अब किसी के अधीन कर दिया, या हमने खुद को किसी के अधीन वल्नरेबल बना दिया, या फिर क्या अब बदलाव इतने बड़े हो जाएंगे कि हमारी प्रकृति बदल जाएगी राज्य की। और जब ये राज्य की प्रकृति बदल गई तो क्या उन संकल्पों को, उन समाजों को ये भविष्य में संरक्षण या फिर प्रोटेक्शन दे भी पाएगा जिस कारण हमने ये राज्य की व्यवस्था की थी अपने विचारधाराओं के कारण। तो ऐसे में आपको नए उद्योग धंधों को बहुत सारी टैक्स से छूट देनी है, बहुत सारी छूट देनी है। बट अब सबको ही अगर छूट देने लग जाएं तो राज्य कैसे चलेगा? रेवेन्यू तो मेंटेन करना है ना। जैसे मेरी एक फैक्ट्री है, मान लीजिए जालंधर में या लुधियाना में, कहीं पर भी, और गवर्नमेंट एक रूल लेकर के आई है कि उद्योगों को आकर्षित करना है, 5 बरस तक आपको एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी है, आपको कॉरपोरेट टैक्स नहीं भरना है। तो अब ये तो फिर समानता में सब पे लागू करिए। जैसे ही ये सब पर लागू हो गया तो ख़त्म हो गई फिर तो कहानी, अगले 5 साल तक सरकार का रेवेन्यू ख़त्म। तो ऐसे में तो सरकार फिर नहीं चल पाएगी। ये रिफॉर्म कैसे हुआ? ये तो सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाया गया खुद को एंड करने का, इसे तो रिफॉर्म नहीं कह सकते हम।
तो इसके लिए जालंधर में, लुधियाना में, मेरठ में, कानपुर में, जहाँ भी मेरी फैक्ट्री है, मैं वैसे ही टैक्स देता रहूँगा उन्हीं नियमों के तहत जिन नियमों के तहत मैं दे रहा था। लेकिन राज्य सफल रहा नए उद्योगों को आकर्षित करने में, क्योंकि उसने कुछ पॉकेट्स कार्व आउट कर दी। मैंने बताया था कि मोस्टली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को फॉरेन टेरिटरी की तरह ही डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिस पर जो आपके टेरिटरी पर नॉर्मली लॉज लागू हैं वो वहाँ तक एक्सटेंड नहीं करते, और जो लॉज वहाँ लागू कराए गए हैं वो वहाँ से एक्सटेंड होके टेरिटरी तक नहीं आते। ठीक है, तो फिर अब देखिए ना, भारत ही में दो उद्योग हैं, दोनों के लिए अलग अलग कानून। एक तरह से तो भेदभाव है ये, पर भेदभाव नहीं है, उसके लिए हमने तकनीकी प्रबंध किया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन नाम से। हमने ये कहा है कि उद्योग धंधों को बढ़ोतरी देने के लिए ये किया। समाज को हम समझा रहे हैं, कि ये हम क्यों कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि हमारे जो उद्योगपति हैं, जो ऑलरेडी हमें टैक्स दे रहे हैं, वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके प्रोड्यूस को इंटरमीडिएट गुड या रॉ मटेरियल की तरह कोई एब्जॉर्ब कर ले, उसके लिए हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं। वहाँ पर इंटरनेशनल ग्लोबल इन्वेस्टर्स आएंगे, वो उद्योग बड़े लगाएंगे, और हमारे मुल्क के ये जितने भी दूसरे उद्योगपति इनका सामान वो एब्जॉर्ब करेंगे, तो इनको लाभ होगा। दूसरा, जो हमारे बैकवर्ड रीजन्स हैं, हम वहाँ पर इन इकोनॉमिक जोन्स को बुला रहे हैं। तो उन रीजन्स में भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो लोग एम्पावर्ड हो जाएंगे, उनकी परचेजिंग पावर इन्हांस हो जाएगी। इससे भी जो देश में पहले से लगे उद्योग धंधे हैं, उन्हें नई मार्केट, नए बायर्स मिलेंगे, आपको एक सशक्त समाज मिलेगा जिसके पास अच्छा पैसा होगा। आपके स्कूलों में फिर वो पढ़ने आएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस भर पाएंगे, वो बेहतर योगदान दे पाएंगे राष्ट्र निर्माण में। हम उन क्षेत्रों तक विकास को ले जाना चाहते हैं, तो आप तो वहाँ जाएंगे नहीं, तो हम चाहते हैं कि निवेशक वहाँ तक आएँ। तो उन रीजन्स में हम कई तरह के टैक्स से छूट देकर या दूसरे लाभ देकर के उन्हें वहाँ आकर्षित करना चाहते हैं, वो वहाँ पर आ जाएंगे। तो कई बारी बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करना, कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स लेकर के आना, बेहतर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाना, टेक्नोलॉजी आए इसका प्रयास करना, जो कंट्री है वो ग्लोबल प्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट बने, इसके एफर्ट्स करना, ताकि कंट्री से रॉ मटेरियल, कंट्री से एम्प्लॉयज़। अब जैसे इमेजिन करिए कि किसी एक क्षेत्र में, केरल में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना, वहाँ पर एक उद्योग लगा, मैं मानता हूँ कि सैमसंग लगा। तो सैमसंग वहाँ पर जब रिक्रूटमेंट्स करेगा, सपोज़ कीजिए कि पूरे भारत भर से उसने लोगों को रिक्रूट किया, अपने पास जॉब पे रखा, उसने उन्हें ट्रेनिंग दी और उन्हें स्किल्ड बनाया। 1, 2, 3 साल में वो लोग स्किल्ड हो गए। आज उन स्किल्स के कारण वो भारत भर में अपने कई तरह के स्टार्टअप से शुरू कर सकते हैं, वो एज अ टेक्नीशियन अपनी शॉप से शुरू कर सकते हैं काम धंधे। और कल को अगर भारत की कोई कंपनी किसी मोबाइल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में आती है, या फिर भारत ही की कोई कंपनी अपना इस तरह का कोई वेंचर शुरू करती है, उसे रेडिली अवेलेबल एक वर्किंग पूल मिल जाएगा जो ट्रेंड कर दिया गया विदेशी कंपनी के द्वारा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वो लोग वहाँ पर जाएंगे, जॉब करेंगे, अपने शहर गांव में वापस आएंगे, वो प्रॉस्पेरिटी को स्प्रेड करेंगे। बाकी युवा भी उन्हें देख करके पढ़ेंगे लिखेंगे और वो ये मानेंगे कि नौकरी मिलती है, चलो चलते हैं। तो हमें नौकरी की संभावनाएं बढ़ानी पड़ेंगी, वो भी स्किल्ड जॉब्स। अगर हम स्किल्ड सेक्टर्स को पुश करना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं अगर, और आगे के भविष्य के लिए ये टेम्परामेंट डेवलप करना चाहते हैं कि युवा स्किल्ड सेक्टर में एजुकेट हों, इकोनॉमी जो है वो नेक्स्ट स्केल्स में एंटर करे, हम हैवी मैन्युफैक्चरिंग से निकल करके लाइट इंजीनियरिंग और टेक्निकल चीज़ों की तरफ एंटर हों, तो उसके लिए एक माहौल तो पहले बनाना पड़ेगा। उसके लिए नए युवाओं को न्यूक्लियस की तरह इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि दूसरे उन्हें देख करके प्रेरित हों कि ये करना चाहिए। तो पिछड़े क्षेत्रों तक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, ताकि भारतीय उद्योग धंधे भी उस ओर जाएं जब एक बार वहाँ पर विकास होने लग जाएगा। उन क्षेत्रों में युवाओं को नौकरियाँ देना, उन क्षेत्रों में ज़मीनों की कीमत को बूस्ट करना, सरकार का रेवेन्यू बढ़ाना। ज़मीनें लोग खरीदेंगे तो पैसा तो सरकार को मिलेगा, किसानों को मिलेगा, जिनकी ज़मीनें उनको मिलेगा।
लोगों के हाथ में पैसा लाना और ग्लोबल सप्लाई चेन सिस्टम, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन में भारत को एक स्टेक होल्डर बनाना। विश्व भर में ऐसे प्रयास होते हैं, तो चीन के कॉन्टेक्स्ट में भी ये किया गया। ओके, तो एक राष्ट्र के सामने ये चुनौती होती है कि वो अपनी मूल विचारधाराओं के साथ भी आगे बढ़े और वो समाज के रूप में विश्व के सभी समाजों के साथ प्रतिस्पर्धा में रहते हुए एग्जिस्ट कर जाए। यानी कि कभी कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ना आ जाए आपकी रूढ़िवादी नीतियों के कारण। इसलिए आप सदा एग्जिस्ट करते रहने चाहिए, ऐसा प्रयास होता है। इसलिए प्रगति के मार्ग खोलने पड़ते हैं, नए नियम बनाने पड़ते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसी विचारधारा के साथ बनाए जाते हैं। वो कितने सही रूप में सफल होते हैं, उनमें नीतियाँ कितने सही ढंग से लागू होती हैं, आज दिन तक कितने के स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने कितने के हालात बदले, वो कितने बर्बाद हैं, इकोनॉमी के लेक्चरों में सब डेप्थ में है। आज का लेक्चर उस पर नहीं है। आज का लेक्चर तो सिंपली पूछ रहा है कि व्हाट आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमी में मैंने बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करके दिए हुए हैं, जिनको किसी को चाव है वो सुन सकता है लेक्चर मुझसे लेके। तो ये दीज आर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। टैक्स एग्जम्पशंस आर देयर, लेबर लॉज आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, environmental compliances are bit flexible, waste disposal mechanisms are bit nascent in the stage। वो बड़े शुरुआती होते हैं, अभी उतने stringent नहीं होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसी के जस्ट बगल में केरला में SEZ में आपके किसी कज़न की फैक्ट्री है, वो इंग्लैंड से है, और जस्ट उसके बगल में ही आपकी फैक्ट्री है केरल में ही, और आप SEZ के बाहर हैं। आप लेबर लॉ भी पूरा अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, एनवायरनमेंट कंप्लायंसेस भी, वेस्ट डिस्पोजल भी। आपको लग सकता है कि उसके मुकाबले मैं ठगा सा गया हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि हर बार हमारे उद्योगपतियों की ये शिकायतें होती हैं कि सरकारें हमें मार रही हैं। अब वो लोग जो प्रोड्यूस करते थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले, उन पर प्रतिबंध थे कि आप जो प्रोड्यूस करेंगे आप इस मुल्क में नहीं बेचेंगे, क्योंकि आप सस्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हमारे ही उद्योगपति वही चीज़ महंगी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि ना तो आपकी तरह उन्हें एग्जम्पशंस मिली है, ना ही आपकी तरह उन्हें कंप्लायंसेस में कोई नरमी मिली है। तो अगर आप यहीं हमसे ही फ़ायदे लेके हमारे ही मुल्क में बेच के हमारे उद्योगपतियों को नुकसान कर देंगे, तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। ऐसी प्रोटेक्शंस हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को उनसे देते हैं, हम उन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे उद्योगपति यही आरोप लगाते हैं कि ठीक है वो यहाँ नहीं बेच सकते डायरेक्टली, लेकिन वो यहीं से सस्ता प्रोड्यूस करके अपनी सब्सिडरीज़ को भेजते हैं, वो इंपोर्ट करती हैं इंडिया में। फिर मतलब वो वहाँ से इंडिया में एक्सपोर्ट करती हैं, हम तब भी तो मर रहे हैं। ये भी तो नुकसानदायक है। तो बहुत से आपत्तियाँ रहती हैं, अखबारों में आर्टिकल आते रहते हैं, लेकिन सरकारों के ये तर्क रहते हैं। चीन ने अपने ईस्टर्न कोस्टल एरिया, जिसमें कि उसका स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट भी था, कि वही एक रीजन था जो एक बफर से कवर्ड नहीं था। बाकी सारा चीन बफर जोन से कवर्ड है, हाई माउंटेन चेन से कवर्ड है। उत्तरी क्षेत्र हमने सारा देखा था कि वहाँ पर आपको मंगोलिया ऑटोनॉमस रीजन मिलता है, सारा का सारा वो सारा कवर्ड है, रशिया का बॉर्डर पूरा। नॉर्थ वेस्ट में जिनजियांग रीजन था, सारा वीगर इलाका। साउथ वेस्ट सारा का सारा तिब्बतन से कवर्ड है, जिसमें साउथ एशिया भी कवर हो जाएगा, बफर हो जाएगा। उसके बाद साउथ ईस्ट के साथ पूरे हाई माउंटेन रगड टोपोग्राफिकल एरिया। देन उधर नॉर्थ कोरिया आ जाता है एज अ बफर। देन इधर आ जाता है ग्वांगजी ऑटोनॉमस रीजन। तो ये चारों तरफ से इट इज़ आइसोलेटेड, इट इज़ प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द बफर्स, ओके। बट द ईस्टर्न कोस्टल एरिया इट इज़ अ वल्नरेबल एरिया, और यही रीजन एक्सेस देता था चाइना के डोमिनेंट पॉपुलेशन रीजन में पूरी दुनिया को। यही रीजन है जहाँ पर क्लाइमेट मॉडरेट होने के कारण अधिकतर जनसंख्या बसी हुई थी, और यही रीजन है जो फर्टाइल एग्रीकल्चरल रीजन्स के रूप में जाना जाता है। इज़ द लाइफलाइन ऑफ चाइना इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फूड सिक्योरिटी। ऐसे में चाइना ने इसे स्ट्रेटेजिकली यूज़ किया कि ग्लोबल इंटरेस्ट जब यहाँ पर इंगेज हो जाएंगे, विश्व भर के निवेशक यहाँ पर आ जाएंगे, तो मैं विश्व भर की शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित कर पाऊँगा कि वो अपने कॉरपोरेशंस, अपनी कंपनीज़ के इंटरेस्ट को ऑलवेज़ प्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ पर अनवारंटेड अटैक्स नहीं करेंगे कभी। और दूसरी सीधी कहानी यही थी कि अगर हम पैसिफिक रिम को इमेजिन करें, दैट होल सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक रिम जिसमें सारी कंट्रीज़ कवर हो रही हैं, तो ईस्टर्न कोस्टल एरिया ही उसका पर्पस सर्व भी कर पाएगा।
जापान टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड ईस्टर्न कोस्टल एरिया की विसिनिटी में है। साउथ कोरिया टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड, ताइवान टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड स्किल्ड, और स्किल्ड वर्किंग सेगमेंट भी यहाँ से आपको एक्सेसिबल हो जाता है। बड़ी मार्केट्स, साउथ ईस्ट एशिया के बाज़ार, भारत का बाज़ार, चाइना का खुद का भी बाज़ार है, वो भी एक बड़ी जनसंख्या रखता है, अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की मार्केट्स। तो मल्टीपल ओशियानिक ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल होना, फर्स्ट डाइवर्स रॉ मटेरियल को एक्सेस कर पाना, डाइवर्स टेक्नोलॉजी बेस को एक्सेस कर पाना, स्किल्ड लेबर ह्यूमन पावर को एक्सेस कर पाना, और इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स पर एग्जिस्ट होना। ये कारण रहे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की लोकेशन ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ रहे चाइना के, और वो जहाँ लोकेटेड हैं क्यों हैं वो मैंने आपको भी बताया। स्ट्रेटजिकली उसे अपने उस क्षेत्र को संरक्षित करना था, प्रोटेक्ट करना था, और अगर इकोनॉमी वाइज भी देखा जाए तो वो ल्यूक्रेटिव लोकेशंस थी, क्योंकि पहले से उद्योग धंधे हांगकांग में विकसित हो रहे थे अंडर द कैपिटलिज्म। साउथ कोरिया में, ताइवान में, जापान में पहले से ही पश्चिम देशों के प्रभाव में, उनके समर्थन में, उनके दिए हुए एड और पैकेजेस के कारण उद्योग धंधे विकसित हो रहे थे। और कंपटीशन जब स्टिफ हुआ 1970s 80s में जाकर के, तब उन्हीं उद्योग धंधों को अब अपने विकसित हो चुके कारोबार के लिए सस्ती लेबर, नरम पर्यावरणीय कानून और नरम वेस्ट डिस्पोजल के कानून चाहिए थे, जिसके लिए चाइना उनके लिए एक बहुत खूबसूरत ऑप्शन था। क्योंकि आप कितना कहीं शिफ्ट होंगे हांगकांग से, जस्ट नॉर्दर्न आप शेंजन चले जाते हैं, ताइवान से जस्ट नॉर्दर्न चले जाइए चीन चले जाते हैं, जापान से जस्ट वेस्ट जाइए चीन, साउथ कोरिया से जस्ट नॉर्थ। तो देखिए कितना उद्योग धंधा बड़ी कंपनियों ऑफ ऑटोमोबाइल से लेके मोबाइल टेलीफोनी से होते हुए चिप सेट्स से निकल करके हर तरह के आज की जो फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री है, कैसे फिर शिफ्ट हुई वहाँ की ओर। तो इसके लिए चाइना ने देखा कि मेरे आसपास ऑलरेडी डेवलप्ड सेंटर्स हैं, वो डेवलप्ड सेंटर्स अब कि स्टिफ कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में जो नीड्स नहीं फुलफ़िल कर पा रहे इनकी, वो मैं कर दूंगा। तो इसलिए वो वहाँ पर इकोनॉमिक जोन बनाता है स्पेशल, और ऑलरेडी स्थापित उद्योग धंधों का अपनी तरफ अट्रैक्ट करके लाभ उठाता है। दैट्स ऑल। तीसरा, विच रीजन ऑफ चाइना हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी?